मूवी की शुरुआत होती है एक रूम से जहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है जो इस रूम से निकलने के लिए एक पजल हल कर रहा होता है। इस लड़के का नाम होता है बैन। बैन आखिर इस रूम में फंसा कैसे है ये हम जाने इससे पहले ही सीन कट होता है हमारे मूवी में सीधा 3 दिन पहले शिकागो में जोई को दिखाया जाता है। जोई जो कि एक स्टूडेंट होती है। जोई पढ़ने में काफ़ी होशियार होती है पर उसे बोलने में बहुत झिझक होती है, इसलिए इसका टीचर उसे समझाता है कि कैसे उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब हमें जेसन को दिखाया जाता है। जेसन जो कि एक शेयर मार्केटर होता है, उसने आज ही एक बहुत बड़ी डील की है जिससे उसका बॉस उससे काफ़ी खुश है। तभी उसे उसकी बॉस की ओर से एक ब्लैक पजल बॉक्स आता है जिसे वो वहीं ऑफिस में छोड़ कर घर चला जाता है। अब हमें बैन को दिखाया जाता है। बैन जो कि एक स्टोर बॉय होता है। बैन जहाँ पर काम करता है वहाँ कैश काउंटर पे एक वैकेंसी होती है। बैन अपने बॉस से कहता है कि मुझे उस काउंटर पे जॉब चाहिए ताकि मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए जिससे मैं अपने परिवार का खर्च चला सकूं। पर बैन के नशा करने की वजह से उसे वो जॉब नहीं मिल पाती। फिर बैन वहाँ काम से चला जाता है। अब अगले सीन में फिर से जोई को दिखाया जाता है। जोई को भी उसके टीचर की ओर से एक ब्लैक पजल बॉक्स मिलता है। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है। बैन जब अगले दिन ड्यूटी आता है तो उसे भी उसके टेबल पर एक ब्लैक पजल बॉक्स मिलता है। अब इन तीनों लोगों को एक एक ब्लैक पजल बॉक्स मिल गया होता है इन्हीं की जान पहचान वालों की ओर से। अब ये तीनों उस बॉक्स को खोलने में लग जाता है पर ये पजल बॉक्स इतना पेचीदा था कि इन तीनों को खोलने में काफी परेशान हो। बैन तो उस पजल बॉक्स पर हथौड़ी भी फेर देता है। किसी तरह ये तीनों लोग उस ब्लैक पजल बॉक्स को खोल लेते हैं। अब इन तीनों को उस ब्लैक पजल बॉक्स से एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड पर लिखा होता है मीनोज एस्केप रूम से निकलने वाले पहले शख्स को मिलेंगे $10,000। अब ये तीनों $10,000 के लिए मीनोज एस्केप रूम पहुंच जाते हैं। अब ये तीनों जब मीनोज एस्केप रूम पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें पहले ही तीनों लोग मिलते हैं। वहाँ एक बंदे का होता है माइक जो कि एक माइन में काम करता है, और एक लड़की अमांडा जो कि एक आर्मी सोल्जर होती है, और एक लड़का डैनी जो कि एक गेम लवर होता है जिसने काफ़ी गेम खेले हैं। अभी सभी बैठे रूम में बातचीत करते हैं कि तभी बैन को सिगरेट पीनी होती है और वो रूम से बाहर जाना चाहता है। बैन जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है। हैंडल टूट जाता है। वो बाकी बैठे लोगों से कहता है कि शायद ही मेरे हाथ से ये हैंडल टूट गया है। तभी माइक उसके पास जाता है और कहता है क्या अपने घर का दरवाजा भी ऐसे ही खोलते हो। फिर वो रिसेप्शन पर बैठी लेडी को आवाज़ लगाता है पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। तभी डैनी कहता है शायद एस्केप रूम शुरू हो गया। उधर टेबल पर काफ़ी सारी मैगजीन पड़ी थी जो सब एक ही बंदे के नाम पर थी जो था बूटेन्यू। भाई एक और बुक थी जिस पर लिखा हुआ था फॉर ए नाइट 451। जोई उस बुक को देखकर सीधा दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के नॉक को 451 पर कर देती है जिससे दरवाजे में हीट बढ़ने लगती है। इस अमांडा काफ़ी घबरा जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन जोई अमांडा को समझाती है। फिर वो लोग रिसेप्शन पर बैठी लेडी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन बार बार एक ही बात दोहराने पर वो लोग शीशा तोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ कोई लेडी नहीं होती बल्कि एक पपेट थी जिससे वो लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब तक रूम में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही थी। अमांडा काफी ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसे हीट से बहुत डर लगता है। फिर जोई को टेबल पर गिलास रखने के कुछ निशान दिखते हैं। जोई जैसे ही उनके पास जाती है और गिलास के निशान को दबाती है तो एक दरवाजा खुलता है। फिर सभी लोग मिलकर उन निशानों पर गिलास में पानी लाकर रख देते हैं जिससे दरवाजा खुलते ही वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही रूम में बहुत धमाका हो जाता है। अब ये सब लोग जब बचकर अगले रूम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी एक लोग होता है जिस पर 7 लेटर होते हैं। अभी सभी उस लोग को खोलने के लिए 7 लेटर की कुछ चीज ढूंढने लगते हैं पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी बैन को एक गाना याद आता है जिसे वो कभी गाया करता था। फिर वो जेसन से कहता है कि ये 7 लेटर डालो। वो 7 लेटर होते हैं रुडोल्फ। रुडोल्फ डालते ही लॉक खुल जाता है और ये अगले रूम में चले जाते हैं। अब ये जिस रूम में पहुंचते हैं वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है। ये सब उस रूम से भी निकलने के लिए कुछ न कुछ ढूंढते हैं। वहाँ अमांडा को एक जैकेट मिलती है। तब वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखकर कहती है तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, हम इस जैकेट को शेयर करेंगे। तो वो सबसे पहले जैकेट पहनने के लिए जोई को दे देती है। उधर जोई को एक मैग्नेट मिलता है और माइक को एक फिशिंग रॉड। माइक उस फिशिंग रॉड में मैग्नेट फंसाकर जमीन के होल में डाल देता है जिसमें कि एक आइस क्यूब फंस जाती है। जब उस आइस क्यूब को बाहर निकालता है तो उसमें देखते हैं चाबी फंसी हुई थी। अब डैनी बैन से लाइटर लेने जाता है ताकि वो चाबी निकालने के लिए आइस क्यूब पिघला सके, लेकिन डैनी जब वो लाइटर उठाने जाता है वो बर्फ टूटने से जमीन में चला जाता है और वहीं मर जाता है। सभी इस दुर्घटना के लिए बैन को ही दोषी ठहराते हैं कि तुम्हारी ही वजह से डैनी की जान गई। फिर बाद में सभी लोग बारी बारी से अपने शरीर की गर्मी से उस आइस क्यूब को पिघलाते हैं। किसी तरह आइस क्यूब पिघलते ही वो चाबी लेकर अगले रूम में चले जाते हैं। अभी सब लोग जिस रूम में आते हैं वो रूम एक वार की तरह होता है। वहाँ पर एक पूल टेबल भी होता है जो कि उल्टा होता है। जोई वहाँ पर एक ट्रॉफी देखती है जिस पर लिखा हुआ होता है बूटेन्यू। अब वहाँ पर एक कॉल आता है जिसे माइक रिसीव करता है तो वहाँ पर एक इतनी तेज बीप होती है कि इन सबके कान दुखने लगते हैं। ये रूम एक लिफ्ट में बना हुआ
आता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो ये सब लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जेसन को एक डोर दिखता है पर जिसका हैंडल नहीं होता। तभी माइक की नज़र पूल टेबल पर जाती है, वहाँ पर 8 नंबर बॉल नहीं होती। अब ये सब मिलकर एक 8 नंबर बॉल ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि माइक के पैर से फ्लोर हट जाता है, मगर उसे उस समय बैन बचा लेता है। अब अमांडा पूल टेबल पर चढ़ जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक बॉक्स मिलता है जो कोड डालने के बाद ही खुलता है। अमांडा सोचती शायद इसमें कुछ हो। तभी जोई उसे एक कोड बताती है पर कोड काम नहीं करता। फिर जोई समझ जाती है कि जब रूम उल्टा है तो कोड भी उल्टा ही डलेगा। तब अमांडा कोड को उल्टा करके डालती है तो बॉक्स खुल जाता है। अब अमांडा को 8 नंबर बॉल मिल जाती है और उसे अपनी जेब में रखकर वो पूल टेबल के सहारे आती है, लेकिन बॉल जेब से निकल जाता है, फ्लोर पर गिर जाता है। तभी अमांडा पूल टेबल से कूद के 8 नंबर बॉल को पकड़ लेती है और उसे जेसन को फेंक देती है, पर इतने में ही अमांडा के पैरों से फ्लोर हट जाता है। अमांडा कूद कर टेलीफोन वायर पकड़ लेती है। फिर बैन उसे पूल स्टिक के सहारे आगे वो खींचना चाहता है, लेकिन इतने ही टेलीफोन वायर टूट जाती है और जिससे अमांडा की वहीं मौत हो जाती है। अभी सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, फिर ये अगले रूम में चले जाते हैं। अभी सब लोग जिस रूम में आते हैं वो रूम एक अस्पताल की तरह होता है, क्योंकि यहाँ इन सब की एक एक टेबल थी, इन सब टेबल पर इनकी एक एक फाइल थी। तभी टीवी पर बूट एंड यू का एक मैसेज आता है जिसमें वो बताते हैं कि बूट एंड यू आपकी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जोई और बैन समझ जाते हैं कि उसने हमें क्यों चुना है, क्योंकि हम ही लाखों करोड़ों में बचे हुए इकलौते इंसान थे। तभी जोई एक रोड उठाकर रूम के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ने लग जाती है और वो बैन से कहती है कि अगर हम उनके हिसाब से चले तो इस रूम से कभी नहीं निकल पाएंगे। अब जेसन को पता लगता है कि अगले 3 मिनट में पॉइजन गैस छोड़ दी जाएगी। उन्हें एक ईसीजी मशीन मिलती है जिसके द्वारा वो दरवाजा खोलने की सोचते हैं। अब वो बैन से कहते हैं कि बैन मैं तुम्हारी हार्ट बीट द्वारा दरवाजा खोलूंगा, लेकिन बैन की हार्ट बीट से काम नहीं बनता है, इसलिए जेसन माइक को कहता है। माइक कहता है मैं ये नहीं करूंगा, तुम कर सकते हो। फिर जेसन उसे समझाता है अगर तुम्हारी हार्ट बीट से काम नहीं बना फिर मैं अपने ऊपर करूंगा, लेकिन जेसन माइक की हार्ट बीट को इतना बढ़ा देता है कि जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। इतने में टीवी पर आ रहा टाइमर भी खत्म हो जाता और तब तक रूम में पॉइजन गैस छोड़ी जा चुकी थी। तब जेसन अपनी हार्ट बीट चेक करता है और अपनी हार्ट बीट को स्लो करता है। उसके हार्ट बीट स्लो करते ही दरवाजा खुल जाता है और तब तक रूम में इतनी पॉइजन गैस हो चुकी थी कि वो लोग बेहोश होने लगते हैं। किसी तरह जेसन और बैन उस रूम से निकल जाते हैं। बैन जोई से कहता है जोई आओ, पर जोई नहीं आती और जोई वहीं बेहोश हो जाती है और जेसन और बैन उस रूम से निकल जाते हैं। अब जेसन और बैन जिस रूम में पहुंचते हैं वो रूम ब्लैक और व्हाइट कलर लाइन विजन का बना हुआ था। अब जेसन और बैन इस रूम से भी निकलने के लिए अगले रूम का दरवाजा खोलते हैं, पर वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं उनके हाथों पर किसी तरह का नशीला पदार्थ लग जाता है, जिससे इन दोनों का दिमाग घूम जाता है और इनका दिमाग इतना घूम जाता है कि इन्हें सब कुछ घूमा हुआ लगता है। फिर दोनों रूम में कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी बैन को एक एंटीडोट मिल जाता है। जब बैन को एंटीडोट मिलता है तो वो जेसन से कहता है देखो मुझे क्या मिला, पर जेसन इतने ही बैन पर हमला कर देता है। इन दोनों में उस एंटीडोट को लेकर फाइट हो जाती है, पर आखिर में बैन ये फाइट जीत जाता है और एंटीडोट लाकर उस रूम से निकल जाता है। अब बैन जिस रूम में जाता है ये वही रूम है जो हमें मूवी के शुरू में दिखाया गया था कि आखिर बैन इस रूम में फंसा कैसे। अब बैन किसी तरह इस रूम से भी पजल हल करके बाहर चला जाता है। अब बैन जब उस रूम से बाहर आता है तो उसे बाहर एक आदमी मिलता है। वो आदमी बैन से कहता है कि मुझे तुम्हारी नहीं जेसन की उम्मीद थी, पर कोई बात नहीं, आगे तुम इस गेम के बिना निकले। फिर बैन उससे कहता है कि तुम ही हो वो साइको जिसने ये सब किया है। तो वो आदमी कहता है नहीं मैं तुम सिर्फ गेम मास्टर हूँ। वो बैन को एक सिगरेट पीने देता है, पीछे से एक रस्सी द्वारा बैन का गला दबाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ जोई आ जाती है। जोई उस आदमी पर बंदूक से हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाता है। फिर किसी तरह वो बचकर जोई पर हमला कर देता है। फिर बाद में बैन उस आदमी को मार देता है। जोई और बैन किसी तरह वहाँ से चले जाते हैं। जोई बैन को अस्पताल छोड़कर पुलिस को बुला लाती है, लेकिन पुलिस के आने तक पूरी बिल्डिंग बिल्कुल खाली मिलती है, वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिलता। तब जोई को दीवार पर एक लेटर लिखा मिलता है जो कि होता है नो वे आउट। जब वो सुलझाती है तो वो समझ आता है कि वो बूट एंड यू है। जोई समझ जाती है पूरा गेम का मास्टर बूट एंड यू है। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं और जोई और बैन एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ जोई उससे बताती है कि मैंने इन 6 महीने के अंदर एस्केप रूम के बारे में काफी कुछ जानकारी निकाली है। वो उससे कहती है कि मैं प्लेन के 2 टिकट लाई हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बैन के कुछ देर सोचने के बाद वो जोई से हाँ कर देता है, ठीक है मैं चलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी प्लेन के क्रैश की तैयारी कर रहा होता है। वो जोई और बैन के टिकट्स भी हैक कर लेता है और कहता है कि चलो गेम फिर से शुरू करें, और कहानी यही समाप्त हो जाए। तो दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।